Hello friends, I am Mudassir Hamid. Welcome to Radiance Biology classes. आज हम अपने रिप्रोडक्शन वाले सीरीज का एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. In this video, we will be discussing about the basics of human reproduction और हम फोकस करेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले सीरीज का, एंड दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो आपको मैं बताता चलूं कि ह्यूमंस आर शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट. सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ह्यूमंस जो हैं दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. Sexual dimorphism. What do you mean by this sexual dimorphism? Sexual dimorphism का मतलब है कि there are two sexual forms of humans. एक फॉर्म को हम मेल बोलते हैं, दूसरे को हम फीमेल बोलते हैं. तो जाहिर सी बात है मेल के लिए हमको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा that will be physiologically and anatomically different as compared to the reproductive system of the female. आसान भाषा में ये बोलूं तो यहां पर मेल और फीमेल अलग होते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसी को बोलते हैं जब मेल और फीमेल अलग से होगा. मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनमें एनाटॉमिकल डिफरेंसेस एज वेल एज फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं. नॉट ओनली एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं. सो यहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेटली पढ़ना होगा. दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है चाहे ह्यूमंस में हो या किसी और एनिमल में, इट इज इंक्लूड इन फॉलोइंग स्टेप्स. पहला स्टेप इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, राइट. तो व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स को हम बोलते हैं दे आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन. सेक्स सेल्स जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मतलब दे आर हैविंग क्रोमोसोम्स इन अनपेयर्ड कंडीशन. क्रोमोसोम सिंगल्स में होते हैं. यही सेक्स सेल्स गैमीट्स फ्यूज होते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, कॉम्प्लेक्स डिप्लॉइड सेल जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, राइट. तो पहला स्टेप हमने लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. जब गैमीट्स बन गए तब ये गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे. एंड सेकेंड स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, राइट. इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. पहले गैमीट्स बनेंगे, बाद में वो गैमीट्स फ्यूज होंगे. कैसे फ्यूज होंगे वो अलग सी कहानी है, हम उस कहानी को डिस्कस करेंगे आगे. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन बोलो, सिंगैमी बोलो. देन फर्टिलाइजेशन के बाद भी इवेंट्स हैं. फर्टिलाइजेशन होगा, जो जाइगोट बना, इस जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट सिंगल सेल होता है. इस जाइगोट का रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो. उसके बाद उस एम्ब्रायो का क्या होगा? एम्ब्रायो विल बी hatched and embryo will be developed into an offspring. Then offspring का क्या होगा? offspring का birth होगा. All these right from the formation of zygote till the formation of an offspring. इन सारे events को हम post fertilization events बोलेंगे. We will also discuss these. So third point, third step in the process of reproduction, and that too in human reproduction, includes all the post-fertilization events. I will write here. तो तीसरा स्टेप होगा post-fertilization events. Post-fertilization events में आएंगे जाइगोट से लेके बराबर पार्चुरेशन तक. पार्चुरेशन मतलब बर्थ प्रोसेस, राइट. All those events right from the formation of zygote till the process of birth till parturition are collectively known as post fertilization events. इनके बारे में भी हमको बात करनी है, राइट.
सो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट? गैमीट बनना. एंड गैमेट्स क्या हैं? दीज आर सेक्स सेल्स. प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन आर द गैमेट्स. सवाल है कि ये गैमेट बनेगा कहां? गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, राइट? तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है. अब ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, राइट? इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होंगे नहीं. दे विल बी अरेंज्ड in the form of a very well developed complex system. That system will be the organ system. उसी organ system को जिसमें सारे sex organs arrange रहते हैं, that organ system will be named as reproductive system, right? तो हम ऐसा बोलेंगे, gametes sex organs में बनेंगे and sex organs are arranged in the form of a very complex system. That complex system is known as reproductive सिस्टम. कुल मिला के बात यह है कि हमको अगर गैमीट्स के बारे में पढ़ना है, गैमीट्स बनते कैसे हैं, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बनावट क्या है, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है. अब यहां पर एक और बात आती है, क्योंकि ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल अलग से होगा, फीमेल अलग से होगा. इसका मतलब हमको डेफिनेटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है. एंड वी आल्सो नीड टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है. जब हम ये सारी चीजें जान लेंगे, देन हाउ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेल सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ फीमेल सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, तब जाके हम ये फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो राइट नाउ हमने क्या सीखा कि फर्स्ट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. और गैमेट्स बनेंगे कहां? सेक्स ऑर्गन्स में. सेक्स ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्टम दैट सिस्टम इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो हमको गैमेट बनने से पहले, कैसे गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स वाले प्रोसेस से पहले हमको पढ़ना है द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. और हम बारी बारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. व्हाई? बिकॉज ह्यूमंस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो दिस इज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो डायग्राम्स यहां पर बनाई हुई हैं, राइट? इन दो डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, दिस इज द, मैं क्या बोलूं, द ओवरव्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट अस गो टू दिस डायग्राम. इस डायग्राम में बहुत सारे लेबलिंग मैंने किया है. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. पहले हम यहां पर देखेंगे ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. राइट? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? Here primary sex organs are the testes. क्या हैं ये testes? What are primary sex organs? आप याद रखें, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? गैमीट, सेक्स सेल्स. और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वही वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन बनेंगे. दो सेक्स ऑर्गन्स वेयर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड, उन सेक्स ऑर्गन्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड हेयर इन केस ऑफ मेल्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड अ
पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। आई हैव मेड अ वेरी वेल लेबल्ड ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ मेल ह्यूमन टेस्टिस हेयर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड क्या क्या, मैंने यहां पर लेबलिंग किया हुआ है, आई विल मेंशन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडाइडिमिस, अ पेयर ऑफ एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं सर्कल भी कर रहा हूं। वास डेफरेंस बोले तो स्पर्म डक्ट्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, ये रहा। ये वाला जो डायग्राम है, इट इज अ लेटरल व्यू ऑफ द डायग्राम, ये फ्रंट व्यू नहीं है, साइड वाला व्यू है। मैं पेयर पेयर बोल रहा हूं, लाइक पेयर ऑफ एपिडाइडिमिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, लेकिन आपको यहां पर एक ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये साइड व्यू वाला डायग्राम है, इसमें आपको एक ही दिखेगा। अगर फ्रंट व्यू डायग्राम आप देखेंगे, you can check that from Google, you can check that from any book, front view of the diagram of the human reproductive system, male reproductive system, उसमें आपको दो एपिडाइडिमिस, दो टेस्टिस, दो वास डेफरेंस, दो सेमाइनल वेसिकल्स, हर चीज दो दो दिखेगी, राइट। देन अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, मैंने बोला वन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भैया एक ही होता है, ये दो नहीं होते, इज इट ओके। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आएगा आपका one ejaculatory duct, sorry, two ejaculatory ducts, a pair of ejaculatory duct, okay, a pair of Cowper's glands, right. Then this muscular organ जो कि एब्डोमेन से आगे की तरफ हैंग होता है इन बिटवीन द टू लेग्स, इस ऑर्गन को हम पीनिस बोलते हैं, राइट। मैं यहां लिखूंगा, दिस इज पेनिस। इस पेनिस के अंदर दो टाइप्स के इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दोस, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये जो टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर लोकेटेड इन अ सैक, दैट सैक इज नोन एज स्क्रोटल सैक, या आसान भाषा में आप स्क्रोटम भी बोल सकते हैं, राइट। सो मैंने फिर से रिपीट करूंगा मैं, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर those sex organs which are responsible for the formation of primary requirements of reproduction, and those primary requirements are none other than the male gametes. Male gametes को हम sperms भी बोलते हैं, right? And those primary sex organs are none other than a pair of testes, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते। फिर क्या, गैमेट्स को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दो सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दे इंक्लूड अ स्क्रोटम, स्क्रोटम में दो स्क्रोटल सैक्स होते हैं, a pair of epididymis, a pair of vas deferens, a prostate gland, a pair of seminal vesicles, a pair of Cowper's glands, a pair of ejaculatory ducts, a muscular, prominent muscular inflammatory organ, that organ is known as penis, and all that. These are the parts of the human male reproductive system. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, दैट इज टेस्टिस। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टेस्टिस इन डिटेल। हाँ जी, अभी मैंने कहा ह्यूमंस के अंदर ये जो टेस्टिस हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। व्हाट इज स्क्रोटम? Between the two legs, lower abdomen make thin skin, dark color का skin pouch होता है, skin with muscles. That pouch consisting of skin and muscles, that pouch is known as scrotum. उस scrotum में दो sacs होते हैं, those are known as scrotal sacs. एक sac में एक testis होगा, दूसरे sac में दूसरा testis होगा, right? तो इंसानों में, humans में
टेस्टिस जो होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन द स्क्रॉटल सैक्स और स्क्रॉटम जस्ट बिलो द लोअर एब्डोमेन इन बिटवीन द टू लेग्स, राइट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर, लेट मी टॉक अबाउट दिस testes, a pair of testes. They are located inside scrotum. Why? इंसान की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फॉरेनहाइट अप्रोक्सीमेटली। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट बोले तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, दैट टेम्परेचर मस्ट बी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, राइट। द टेम्परेचर मस्ट बी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए ये एब्डोमेन के अंदर नहीं होते, ये एब्डोमेन के बाहर होते हैं, इन दिस सैक। दैट सैक इज नोन एज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेसर देन 2 or 3 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल तरीके से हो जाती है, राइट। एक और बात, जब बच्चा मेल चाइल्ड मां के वाम्ब में होता है, मां के वाम्ब में ही सारी मतलब चीजें बनती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हेन दिस फीमेल इज 7 months प्रेग्नेंट, 7 months प्रेग्नेंट जब ये हो जाती है, तो बच्चे के बॉडी में जो टेस्टिस बने होते हैं, वो टेस्टिस बिफोर 7 months, वो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल सीलोम के अंदर होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया है, आप देख सकते हो। ये वाला जो एरिया है, दिस, ये सारा एरिया, ऑल दिस एरिया इज इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर है। फिर इस एब्डोमेन के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं वॉल लगा है, दिस इज एब्डोमिनल वॉल, ये। और एब्डोमिनल वॉल के आगे भी एक कैविटी होती है, ये कैविटी सीलोम का ही पार्ट है, राइट। इस कैविटी को हम इंग्वाइनल कनाल बोलते हैं। आई हैव मेंशन्ड हियर इंग्वाइनल कनाल। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं, बच्चा मेल चाइल्ड मां के वॉर्म में, मां के यूटरस में पल रहा है, 7 महीने तक ये जो टेस्टिस बने होते हैं, दे आर लोकेटेड इन दिस इंग्वाइनल कनाल। जैसे ही बच्चा 7 महीने का होता है, 7 months प्रेगनेंसी इसकी कंप्लीट होती है, तब ये टेस्टिस इंग्वाइनल कनाल से नीचे डिसेंड हो जाते हैं एंड दे डिसेंड इनटू दिस स्क्रॉटम। सो ड्यूरिंग 7 months of pregnancy, testes which are otherwise, which previously are located in the inguinal canal is a part of the coelom of the body. During 7 months of pregnancy, they descend, वो नीचे आ जाते हैं into the scrotum, right? अगर ये नीचे नहीं आए, ये बच्चे के inguinal canal के अंदर ही रहे, then the child will suffer from a disorder. That disorder is known as cryptorchidism. I will write here CRYPTORCHIDISM. Cryptorchidism. So what is this? It is a disorder. It is a disorder. Disease है ये। इसमें क्या होता है? Testes fail to descend into the scrotum from the inguinal canal. Is it okay? तो जाहिर सी बात है, अब इंग्वाइनल कनाल में टेस्टिस रह गए। इंग्वाइनल कनाल बॉडी के साथ ही है, तो इंग्वाइनल कनाल में टेम्परेचर बराबर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो टेस्टिस विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से होगा नहीं। दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर
अन इंडिविजुअल कि उसके इंग्वाइनल कनाल से, जब ये इंडिविजुअल मां के पेट में ही होता है तो इंग्वाइनल कनाल से ये टेस्टिस निकल के स्क्रॉटम के अंदर आ जाए। इट इज मैंडेटरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर नहीं आया तो बच्चे के अंदर टेस्टिस इंग्वाइनल कनाल के अंदर ही रहा, नीचे आया ही नहीं स्क्रॉटम में, then the बच्चा will suffer from a disease. The disease is known as cryptorchidism. Is it okay? हाँ जी। तो टेस्टिस ऑरिजिनेट कहां से होते हैं? दे ऑरिजिनेट इन द एब्डोमिनल वॉल, इन द इंग्वाइनल कनाल, और नीचे आ जाते हैं इन द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी थ्रू दिस इंग्वाइनल कनाल। ठीक, अच्छा जी। इस इंग्वाइनल कनाल के थ्रू एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। आई विल राइट हियर स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, यस, inguinal canal contains a thread spermatic cord। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यहां पर मैंने दिखाया नहीं है डायग्राम में, ओवरक्राउडिंग हो जाता, लेबलिंग ज्यादा हो जाती, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस के साथ अटैच रहती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? इट कंटेन्स स्पर्मेटिक आर्टरी। स्पर्मेटिक आर्टरी आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। स्पर्मेटिक आर्टरी, जाहिर सी बात है, इट विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टेस्टिस। इट ऑल्सो कंटेन्स स्पर्मेटिक वेन, गोनाडियल आर्टरी और गोनाडियल वेन भी हम बोल सकते हैं, राइट। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, lymphatic vessels, एक मिनट, it contains lymphatic vessels, nerves, lymphatic vessels, nerve भी होती है which innervates these testes, and इसके अंदर एक मसल होता है, that muscle is known as cremaster muscle। cremaster muscle, right? Is it okay? यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रॉटम के अंदर, जैसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ये स्क्रॉटम के अंदर पहुंच गए टेस्टिस, स्क्रॉटल वॉल के साथ एक थिक पैड सा स्ट्रक्चर लगा होता है। दिस पैड लाइक स्ट्रक्चर is known as gubernaculum। इस गुबर्नाक्यूलम के ऊपर ये टेस्टिस रेस्ट करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि द टेस्टिस आर पोजिशन्ड on the right place with the help of this gubernaculum। It's a tissue, connective tissue rather। It acts as a pad like structure जिसके ऊपर टेस्टिस बैठ जाते हैं। ठीक है, ये तो ही ह्यूमंस के टेस्टिस की बात। लेट मी टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन सम अदर मैमल्स। इन सम अदर मैमल्स, राइट। कुछ एनिमल्स की बात करूंगा मैं। एनिमल्स लाइक आप लिख सकते हैं लायन, बुल, हॉर्स and man। lion, bull, horse, man, etc। इन सब के अंदर टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर होते हैं। ऐसे टेस्टिस को हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं, राइट। हमेशा स्क्रॉटम के अंदर, लेकिन देयर आर सम एनिमल्स जिनके अंदर टेस्टिस एब्डोमेन में होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल। और कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऐसा भी है जिनमें टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर रहते हैं लेकिन ब्रीडिंग सीजन में एब्डोमेन से बाहर आते हैं। उनका हम एग्जाम्पल बताएंगे।
देयर आर सम एनिमल्स लाइक, आप नाम लिखें, एनिमल्स लाइक इंसेक्टिवर्स, या मैं बोलूंगा एनिमल्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, मैमल्स ही हैं ये, बिलोंगिंग टू ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ऑर्डर रोडेंशिया, ऑर्डर ट्यूबुलिडेंटेटा, राइट। इन तीन ऑर्डर्स को आप याद रखेंगे। कौन कौन सा मैंने कहा? इंसेक्टिवोरा, देन ट्यूबुलिडेंटेटा एंड रोडेंशिया। हियर टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होते हैं, बट दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम इन द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं इनटू द स्क्रॉटम, डिसेंड इनटू स्क्रॉटम, राइट। मतलब इनमें टेस्टिस परमानेंटली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी नहीं होते और परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल भी नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होंगे, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आएगा दे विल डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, राइट। देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स जिनमें टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। दैट कैटेगरी इंक्लूड्स एलिफेंट्स, व्हेल्स, सील्स एटसेट्रा। The animals in which testes are always intra-abdominal. They include elephants, whales, seals, etc. Testes are always intra-abdominal. Right. हमेशा एब्डोमेन के अंदर। सो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द टेस्टिस 3 वेरिएंट्स आर फाउंड, राइट। क्या क्या? देयर आर सर्टेन एनिमल्स इन विच टेस्टिस आर ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, उनमें मैन आता है, हॉर्स, मैन, बुल एटसेट्रा। देयर आर सर्टेन एनिमल्स इन विच टेस्टिस आर ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल लाइक एलिफेंट्स, सील्स, व्हेल्स। एंड देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनमें टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, और वक्त आने पर ब्रीडिंग सीजन में वो बाहर आ जाते हैं इनटू द स्क्रॉटम। दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम इन ब्रीडिंग सीजन, राइट। हाँ, ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर अगर टेस्टिस 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान इंग्वाइनल कनाल से स्क्रॉटम में नहीं आया, देन द बच्चा विल बी बोर्न along with this disorder। बच्चा जब पैदा होगा तो उसके टेस्टिस उसके इंग्वाइनल कनाल में ही रहेंगे, एंड दिस चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम क्रिप्टोर्काइडिज्म, a disorder in which testes fail to descend into the scrotal sacs। ये तो हुई बात पोजीशन ऑफ द टेस्टिस की। लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्टिस, राइट। मैंने यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। There's a pair of testes, each testis has the structure like this। एक टेस्टिस का मैंने लेटरल स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। लेट मी राइट हियर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ओके। This is the longitudinal section of the testis, human male testis। एक टेस्टिस में 3 कवरिंग्स होती है। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका वैजिनालिस। आप देख सकते हैं, मैंने मार्क किया है यहां पर, ट्यूनिका वैजिनालिस। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, राइट। लेकिन ट्यूनिका
वैजिनालिस आगे की तरफ होता है, बट जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर वाले हिस्से में आपको ट्यूनिका वैजिनालिस नहीं मिलेगा. देन द सेकंड कवरिंग इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया. राइट, ये आप देख सकते हैं, मैंने डॉटेड पैटर्न ब्लू कलर से बनाया हुआ डायग्राम में आप देख सकते हैं. द सेकंड वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया. इट इज एक्चुअली a dense white fibrous coat, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इस तरह अंदर की तरफ अरेंज रहता है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चेंबर लाइक स्ट्रक्चर्स. इन्हीं चेंबर्स को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं. मैं फिर से रिपीट करूंगा. आउटर मोस्ट कवरिंग इज ट्यूनिका वैजिनालिस, उसके बाद आएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोटिंग. ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोटिंग इस पैटर्न से अंदर की तरफ अरेंज होता है. ये बाहर भी होता है, पोस्टीरियर साइड में भी होता है. इट इज अरेंज इन सच अ मैनर सच दैट अंदर ये टेस्टिस के पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड करता है चेंबर्स में. दोस चेंबर्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स? अप्रोक्सीमेटली 250 से लेके 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो सकते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यू 250 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर. देन देयर इज अ थर्ड मोस्ट कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग. उस इनर मोस्ट कवरिंग को हम ट्यूनिका वैस्कुलोसा बोलते हैं. यहां पर मैं मेंशन किया लॉब्यूल, हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के कवरिंग पे ट्यूनिका वैस्कुलोसा अंदर से होता है. वैस्कुलर लेयर है, इसमें ब्लड सप्लाई होगा. जो आर्टरी होगी, स्पर्मेटिक आर्टरी, गोनाडियल आर्टरी, दैट विल डिवाइड and sends its branches into the testicular lobules, or those branches will be present in this tunica vasculosa. हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. I will write here 2 to 3 seminiferous tubules. Right? हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जहां पर स्पर्म को बनना है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्यों? क्योंकि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही लगा रहता है जर्मिनल एपिथेलियम. राइट, इनसाइड हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम लगा होता है. जर्मिनल एपिथेलियम इज द मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसमें जर्म सेल्स होती हैं. जर्म सेल्स हैव द पावर टू अंडरगो माइटोटिक डिविजन एज वेल एज मियोटिक डिविजन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. हमको पढ़ना है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इंशाल्लाह आगे वाले वीडियोस में हम उसको पढ़ाएंगे. फिलहाल आप ये याद रखिएगा, ठीक है. तो हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. राइट, आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर आते हैं. बाहर जब ये आते हैं तो दे ज्वाइन टुगेदर एंड गिव राइज टू स्ट्रेट डक्ट्स. छोटे छोटे स्ट्रेट ट्यूब्स के शक्ल में, सूरत में ये बाहर आते हैं. दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्स. आप देख सकते हैं, मैं पेन मारकर इसके ऊपर फेर रहा हूं. इन स्ट्रेट ट्यूब्स को हम ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं. प्लूरल वर्ड है ट्यूबुलाई रेक्टाई, सिंगुलर इज ट्यूबुलस रेक्टस. ये ट्यूबुलाई रेक्टाई एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एंड दे फॉर्म a very fine network of tubules. सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं and they form a very fine network of tubules. That network of tubules is known as reti testis. ये रहा, ठीक है. और रेटी टेस्टिस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके हॉरिजॉन्टल डक्ट्स बनाते हैं. Those horizontal ducts कितने होंगे? There will be approximately 10 to 20 horizontal ducts.
इन 10 से 20 हॉरिजॉन्टल डक्ट्स को हम वासा इफरेंशिया बोलते हैं, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये वासा इफरेंशिया टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे एक बड़ा सा कन्वोल्यूटेड बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडाइडिमिस। ये वासा इफरेंशिया एपिडाइडिमिस के अंदर एंटर करते हैं। एपिडाइडिमिस के अंदर ये बहुत सारा क्वाइलिंग होता है इनका, एंड दे कम आउट in the form of a very large duct. That duct is known as vas deferens. तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना, वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के जाएगा पहले, क्योंकि उसको बाहर आना है। कहां बाहर आना है? यहां से इसको बाहर आना है, यहां से बाहर आना है, यहां से फिर यूरेथ्रा से पीनिस के थ्रू स्पर्म को बाहर आना है, राइट? क्योंकि जब पीनिस बाहर आएगा, सॉरी, जब स्पर्म बाहर आएगा पीनिस के थ्रू, यही स्पर्म ना फीमेल गैमेट के पास जाके उस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। हाउ दैट हैपेंस, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट इन आवर इनकमिंग वीडियोस। फिलहाल आप याद रखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म्स बने, वो स्पर्म्स बाहर आएंगे। फर्स्ट दे विल मूव फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, फिर ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बाद जाएंगे रेटी टेस्टिस के अंदर, रेटी टेस्टिस से बाहर निकल के जाएंगे वासा इफरेंशिया के अंदर, वासा इफरेंशिया से बाहर निकल के जाएंगे एपिडाइडिमिस के अंदर। अब यहां पर एपिडाइडिमिस की बात करूं, मैं यहां पर एपिडाइडिमिस का भी स्ट्रक्चर बयां कर सकता हूं, बता सकता हूं। एपिडाइडिमिस में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट। जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमिस है, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमिस इज नोन एज कापुट एपिडाइडिमिस, राइट? मतलब कहने का यह है कि ये वाला हिस्सा एपिडाइडिमिस का, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ एपिडाइडिमिस, दिस, इसको हम कापुट एपिडाइडिमिस बोल सकते हैं, राइट? जो बॉटम वाला हिस्सा है एपिडाइडिमिस का, दिस पोर्शन, राइट, टेल वाला पार्ट, इसको कॉड़ा एपिडाइडिमिस बोल सकते हैं, राइट? अब बचा मिडिल पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमिस। दिस मिडिल पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमिस इज नोन एज कॉर्पस एपिडाइडिमिस। ये वाला हिस्सा भाई, दिस इज कॉर्पस एपिडाइडिमिस, राइट? हाँ जी, तो वासा इफरेंशिया जो है ये एंटर होते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है डायग्राम, दे एंटर इनटू द कापुट एपिडाइडिमिस। अब इनके अंदर है क्या, वासा इफरेंशिया ने यहां से लाए हैं स्पर्म्स, तो स्पर्म्स एपिडाइडिमिस के कापुट एपिडाइडिमिस पार्ट में आ गए, फिर ये कापुट एपिडाइडिमिस वाले पार्ट से कॉर्पस एपिडाइडिमिस वाले पार्ट तक आ गए, देन कॉर्पस एपिडाइडिमिस वाले पार्ट से ये स्पर्म्स एंटर हुए इनटू द कॉड़ा एपिडाइडिमिस। पूरा इन स्पर्म्स ने पूरा यहां से यहां तक मूवमेंट किया, बहुत देर तक स्पर्म्स वहां रहे। भैया क्यों रहे? द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाई आर स्पर्म्स रिजाइडिंग इन दिस, द फंक्शन ऑफ दिस एपिडाइडिमिस इज, ये एपिडाइडिमिस बहुत देर तक स्पर्म्स को यहां से यहां तक घुमाता है, बाद में वो वास डेफरेंस से बाहर निकलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पर्म्स का मैचुरेशन होना बाकी होता है। ऑल्दो स्पर्म्स बने कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, अभी वो फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी अभी उनमें है नहीं, दे आर नॉट मैच्योर। उनका मैचुरेशन इसी एपिडाइडिमिस के अंदर होगा। ये तब पॉसिबल है जब स्पर्म्स एपिडाइडिमिस में बहुत देर तक रहेंगे। बहुत देर तक रहने के लिए इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। कैसे? फर्स्ट दे गो इनटू द कापुट एपिडाइडिमिस, कापुट एपिडाइडिमिस से ये मूव करके कॉर्पस एपिडाइडिमिस बीच वाले पार्ट में आ गया, देन दे विल मूव टू कॉड़ा एपिडाइडिमिस। इतनी देर तक रहने के बाद ही स्पर्म्स का फंक्शनल मैचुरेशन हो जाता है, राइट? आई विल राइट हियर द फंक्शन ऑफ दिस एपिडाइडिमिस इज द functional maturation of sperms. Is it okay? Am I clear? Yes. The functional maturation of sperms. आपको मैं याद दिला दूं कि
sperms 18 to 24 hours after functional maturation of sperms, they proceed further to store in vas deferens. Remember this. Functional maturation होने के 18 से 24 घंटे बाद ये sperms यहां कॉड़ा एपिडाइडिमिस वाले हिस्से से निकल के vas deferens के अंदर आते हैं and they remain stored in this vas deferens for a fair amount of time. इसके अंदर भी बहुत देर तक स्टोर रहते ही, राइट। उसके बाद यही वास डेफरेंस इनको यहां से, क्योंकि वास डेफरेंस एपिडाइडिमिस से ओरिजिनेट होगा, बाद में वो एब्डोमेन के अंदर जाएगा, एब्डोमेन के अंदर वो यूरिनरी ब्लैडर से होके हुए यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होके पीनिस के थ्रू जाएगा, राइट। मतलब पीनिस के थ्रू जो आता है दैट इज यूरिथ्रा, लेकिन इस यूरिथ्रा से पहले ही ज्वाइन हुआ है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां से वास डेफरेंस ओरिजिनेट हुआ, ये वास डेफरेंस ऊपर स्क्रॉटम से ऊपर एब्डोमेन की तरफ मूव किया, फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, दो वास डेफरेंस हैं, दोनों यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्वाइल होके आते हैं और जस्ट नीचे बीनीथ द यूरिनरी ब्लैडर इस दोनों वास डेफरेंस के साथ, एक का एक साइड के साथ, दूसरे का दूसरे साइड से, इनके साथ ज्वाइन होता है ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। दो ग्लैंड्स हैं, दो सेमिनल वेसिकल दो वास डेफरेंस के साथ ज्वाइन होंगे तो एक छोटा सा डक्ट निकलता है, दैट डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होता है, राइट। और दिस होल थिंग, पूरा का पूरा यूरिथ्रा अब जिसके साथ ज्वाइन हो चुका है इजैकुलेटरी डक्ट, ये पूरा सराउंडेड है बाय मींस ऑफ अ ग्लैंड। द ग्लैंड इज नेम्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब वास डेफरेंस से स्पर्म्स आएंगे, वो स्पर्म्स यहां से मूव करके इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट इन स्पर्म्स को छोड़ देगा यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले यूरिथ्रा में, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो फिर वो इसी यूरिथ्रा से बाहर आएंगे वो स्पर्म्स। ये कहानी है, राइट। अब सवाल ये है कि स्पर्म्स भैया मूव कैसे करेंगे, यहां से यहां तक मूव कैसे करेंगे? वास डेफरेंस के अंदर वाल में कुछ मसल्स लगे होते हैं, ऑल्सो एब्डोमेन के अंदर भी कुछ मसल्स होते हैं। दीज मसल्स शो पल्सेशंस, कंट्रैक्शंस। उन्हीं पल्सेशन से स्पर्म्स यहां से यहां की तरफ मूव करते हैं एंड फाइनली दे मूव थ्रू दिस यूरिथ्रा। पहले पेनाइल प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में आएंगे, उसके बाद यूरिथ्रा वाला ये वाला हिस्सा जो है इट इज नोन एज पेनाइल मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, इसको क्रॉस करके फिर पेनिस के थ्रू जो यूरिथ्रा का पार्ट है दैट इज नोन एज पेनाइल यूरिथ्रा, इसके थ्रू बाहर आएंगे, राइट। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यूरिथ्रा जो है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स। इज इट ओके? तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है, ईच टेस्टिस इज कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 250 to 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। दैट जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ जर्म सेल्स। उन्हीं जर्म सेल्स से जनरेट होते हैं स्पर्म्स। वो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के इनके थ्रू ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू आ जाते हैं रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से निकल के वासा इफरेंशिया में आते हैं। वासा इफरेंशिया उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द एपिडाइडिमिस। कौन से एपिडाइडिमिस के पार्ट में? कॉर्पुट एपिडाइडिमिस में। कॉर्पुट एपिडाइडिमिस से वो निकल के कॉर्पस एपिडाइडिमिस वाले रीजन में आएंगे। कॉर्पस एपिडाइडिमिस वाले रीजन से निकल के कॉड़ा एपिडाइडिमिस वाले रीजन में आएंगे। तब तक जब तक ये यहां तक पहुंच जाएंगे स्पर्म्स, तब तक इनका फंक्शनल मैचुरेशन हो चुका होगा और फिर यहां से जनरेट होगा वास डेफरेंस, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट में आफ्टर 18 to 24 hours after functional maturation they will move into the sperm ducts, vas deferens में थोड़ा सा और मैचुरेशन हो जाएगा एंड फाइनली वो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा से होते हुए पेनिस से बाहर आएंगे, राइट। सो इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ मेल्स, राइट। इसके साथ साथ मैंने आपको एपिडाइडिमिस के बारे में भी बताया
हाँ, एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू अबाउट वास्ट डिफरेंस, स्पर्म डक्ट। आगे के सेक्स ऑर्गन्स जो है लाइक सेमिनल वेसिकल, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट डज इट प्रोड्यूस। यहां पर कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, इनका फंक्शन क्या है, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ दिस पेनिस, सबका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय।